मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और हुकूमत की कामयाब इक्तिसादी पॉलिसियों के समरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी। KSE 100 इंडेक्स में 800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 88,000 की तारीखी बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया। SIFC के ताउन से रवां माली साल की पहली सहमाही में मईशत की सूरत हाल में नुमायां बेहतरी। सनती पैदावार, रोशन डिजिटल अकाउंट की तरसीलात और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई रकूम में इजाफा। हुकूमती कर्जों, अशिया की तजारती और करंट अकाउंट खसारे में कमी की बदौलत महंगाई में नुमायां कमी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से 2 अरब 94 करोड़ डॉलर की तरसीलात मौसूल। किफायत जारी के इकदाम से हुकूमती कर्जों में वाज़ेह कमी वाक़ई। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बाजोड़ में ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर खुफिया ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 9 ख्वारिज समेत 2 खुदकुश बमबार और एक हाई वैल्यू टारगेट खारजी। रिंग लीडर सैयद मोहम्मद कुरैशी उस्ताद जहन्नम वासिल। हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म। सदर आसिफ अली जरदारी का बाजोड़ में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ममलकत ने 9 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। फितनाल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म का यादा। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर दहशत गर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। 24 मुल्कों की फ़ज़ाई अफवाज की कसीर कौमी मश्क। इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा। पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों और जिद्दत अपनाने के लिए पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क की फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए PAF एहलकारों के अज़्म की तारीफ। नौजवान आज पॉलिसी साजी में फाल किरदार अदा कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने लाखों नौजवानों को तालीम, रोजगार और मशगूलियत में मदद फराहम की। दौलत मुश्तरका कम्युनिटी देरपा पेशरफ्त को यकीनी बनाने के लिए इंटर जनरेशनल ताउन को जारी रखे। ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जाएं जहां नौजवानों को कायदाना किरदार अदा करने के लिए बाइख्तियार बनाया जाए। सांबा में मुनाकिदा दौलत मुश्तरका के बैनुल अक़वामी मुकालमे में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। पाकिस्तान आलमी बिरादरी के साथ अक़वाम मुत्तहिदा का 79वां दिन मना रहा है। यह अक़वाम के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़, मुसावी हुकूक और आलमी अमन के लिए मुनासिब इक़दाम का अहाता करता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और कसीरुल फ़रीक़ी निज़ाम के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का इआदा करता है। पाकिस्तान पुरअमन खुशहाल दुनिया के हुसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक के साथ ताउन के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के दिन के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर का मुनसिफाना निफाज बड़ा चैलेंज। हक़ खुदइरादियत की करारदादों के बावजूद जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे तनाज़ात अब भी हल तलब हैं। मौसमियाती तब्दीली, जोग्राफियाई सियासी तनाव में इजाफा और ग्लोबल साउथ की गहरी होती इक़्तिसादी मुश्किलात आलमी निज़ाम के बड़े चैलेंजेस की निशानदही करते हैं। दुनिया की बेहतरी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के दिन पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा अमन, इंसानी हुकूक और तरक्की के लिए उम्मीद की किरण। पाकिस्तान की UN की बुनियादी मकासद से गहरी वाबस्तगी। ज़िम्मेदार और सरगर्म रुकन की हैसियत से करारदादों की पासदारी आलमी अमन और तरक्की में अपना किरदार अदा करता रहेगा। फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों को हक दिलाने में अपील करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अक़वाम मुत्तहिदा से मंसूब दिन पर पैगाम। आज़ाद कश्मीर का 77वां यौम तासीस। मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के नारे, दुआया तक़रीबात से दिन का आगाज़। पाकिस्तान और कश्मीर की सलामती और शहादा के दर्जात की बुलंदी के लिए ख़ुसूसी दुआ। जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने तवील सियासी और अस्करी जद्दोजहद की। अजीम मिशन की तकमील में शहीदों का लहू और हिजरत का दुश्वार गुजार सफ़र शामिल है।
यौम तासीस के मौके पर वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का पैगाम। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुत्तहिदा अरब अमारात के मालियाती उमूर के वज़ीर ममलकत मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी से वाशिंगटन में मुलाकात। पाकिस्तान के बैरूनी खातों में UAE की मुसलसल हिमायत और अमाराती बैंकों के किरदार की तारीफ। ज़राअत, IT और कानकनी के शोबों में अमाराती कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। टैक्स टू GDP तनासुब में इजाफे, अखराजात पर काबू पाने के लिए ज़र अनानत में कमी, तवानाई के शोबे में इस्लाहात, सरकारी इदारों के तर्ज हुक्मरानी में बेहतरी के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। कारोबारी इदारों को मसावी मौक़े फराहम करना और मौसमियाती इस्तेहकाम पैदा करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का विल्सन सेंटर में खिताब। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत ज़रई ज़मीन की हाउसिंग सोसाइटीज़ में तब्दीली पर इजलास। चारों सूबों के महकमों के आला हुक्काम की शिरकत। अराजी का इस्तेमाल बाकायदा बनाने और रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन पर गौर। पंजाब में ज़मीन के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन जारी। 11 शहरों के मास्टर प्लान डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी से मंजूर। जामी फ्रेमवर्क की तैयारी में सूबों की तजावीज़ भी शामिल की जाएं। एहसन इकबाल। ब्रिक्स तंजीम का आलमी तनाज़ात के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। मशरक़ वस्ता और यूक्रेन में जारी जंग बंद कराने के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने का फैसला। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। मसनूई ज़हानत की आलमी गवर्नेंस में अहम किरदार अदा करने और खला में हथियारों की दौड़ को रोकने पर जोर। ब्रिक्स रुकन ममालिक में अजनास के तबादले के निज़ाम के लिए रूसी तजवीज़ की हिमायत। आलमी मईशत में तरक्की पसीर ममालिक के किरदार को मजबूत बनाने का भी फैसला। रूस के शहर काजान में सालाना ब्रिक्स सरबराह इजलास का मुश्तरका एलामिया। गजा और लबनान में इसराइली दहशत गर्दी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान लबनान पर 150 से ज़ायद हमले, 28 अफराद शहीद, 139 जख्मी। इसराइली बमबारी में एक अफसर समेत 3 लबनानी फौजी भी जाँ बहक। गजा में भी सहूनी दहशत गर्दी में शिद्दत। जबालिया कैंप पर हमले में माँ बेटा शहीद। शिमाली गजा में जालिमाना कार्रवाइयों के दौरान 200 अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज रावलपिंडी में तीसरा और फैसला कुन मैच। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में बैटिंग। पहला सेशन पाकिस्तानी स्पिनर्स के नाम। आधी टीम पवेलियन वापस। स्टेडियम में शायकीन का दाखिला मुफ्त। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। जिम्बाब्वे का T20 इंटरनेशनल्स की एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड। गैम्बिया के खिलाफ वर्ल्ड क्वालिफायर मैच में 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 344 रन्स बना डाले। कप्तान सिकंदर रजा ने 43 गेंदों पर 15 छक्कों की मदद से 133 रन्स की नॉट आउट इनिंग्स खेली। इससे कबल T20 इंटरनेशनल्स में रिकॉर्ड टोटल का एहसास नेपाल के पास था। नेपाल ने 2023 में मंगोलिया के खिलाफ 3 विकेटों पर 314 रन्स बनाए थे। और यूएफा चैंपियंस लीग स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। फातेह टीम की जानिब से रफनहा की शानदार हैट्रिक। बार्सिलोना की टीम जर्मन क्लब के खिलाफ 2007 के बाद से 4 गोल करने वाली पहली टीम है। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, जहां ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है और 100 इंडेक्स 88,000 का संग मील अबूर करते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कैपिटल मार्केट में तेज़ी की वजूहात जान लेते हैं। जी ज़मीर, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए एक और बेहतरीन दिन। आज स्टॉक मार्केट में सुबह से ही तेजी देखने में आई और 100 इंडेक्स ने
एक और संग मील अबूर करते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। अब तक तकरीबन PSX में 838 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है और PSX जो है तकरीबन 88,000 की हद अबूर करते हुए 88,050 पे ट्रेड कर रही है। इस तेजी की असल वजह वो तमाम अशारियां हैं जो हुकूमत की काविशों और उनकी पॉलिसीज की वजह से अब बेहतरीन सिमत में गामजन है और बेहतरीन ग्रोथ शो कर रहे हैं। अगर हम देखें हमारे करंट अकाउंट बैलेंस पिछले 2 महीने से वो सरप्लस में है। इसके अलावा हमारे IT एक्सपोर्ट्स पहले 3 महीने में 38% उसमें इजाफा देखा गया। पहले 3 माह में हमारे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें तकरीबन 48% इजाफा देखा जा चुका है। इसके अलावा हम देखेंगे रुपया और जो डॉलर है उसकी जो पैरिटी है यानी रुपए की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी मुस्तहकम हुई। तकरीबन पिछले 9 माह के बाद हमने देखा है कि रुपया जो है काफी मुस्तहकम हुआ है दीगर करेंसीज के साथ। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि आने वाले वक्त में आएगी, खास करके गल्फ कंट्रीज में से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के सेक्शन में या सेक्टर्स में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं। इसके अलावा जो सबसे अहम है जिसका इंतजार किया जा रहा है वो ये कि नवंबर 4 को जो स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास होने जा रहा है, तो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महंगाई की शरह क्योंकि 6.9 पे पहुंच चुकी है तो उम्मीद यही की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट भी जो है वो तकरीबन 2 पॉइंट्स जो है वो कम किया जाएगा। अगर ये पॉइंट्स की कमी होती है तो इसके बाद बिजनेस को काफी प्रोपेगेट करने के लिए या बढ़ाने के लिए काफी अच्छे मौके मिल जाएंगे। माहिरीन यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर इन पॉलिसीज का तसल्सल जारी रहा तो आने वाले वक्त में हमें और ज्यादा खुशखबरियां मिल सकती हैं और PSX भी उन तमाम खुशखबरियों का जो रिजल्ट है वो शो करता रहेगा अपने नए रिकॉर्ड्स बना के। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर तक इसमें और ज्यादा नए रिकॉर्ड्स बनेंगे। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। नए माली साल की पहली छमाही में मईशत की सूरत हाल में नुमायां बेहतरी आई है। SIFC अपने तरजीही शोबों के साथ मईशत में बेहतरी के लिए हर वक्त मसरूफ़ अमल है। माली साल 2024 की पहली छमाही में मईशत की बेहतरी के कई आशारिये मिले हैं। इन इशारियों के मुताबिक बड़े पैमाने पर काम करने वाली सनतों की पैदावार, रोशन डिजिटल अकाउंट की तरसीलात और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई रकूम में इजाफा हुआ है। इसी तरह हुकूमती कर्जों, अशिया के तिजारती खसारे और करंट अकाउंट खसारे में कमी के बायस महंगाई में नुमाया कमी वाक़ हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आदाद शुमार के मुताबिक बड़े पैमाने पर काम करने वाली सनतों की पैदावार में 2.38% इजाफा हुआ है। अगस्त के महीने में रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए $165 मिलियन की वसूलियाँ हुई, जबकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने $2,943 मिलियन की तरसीलात की हैं। हुकूमत के किफ़ायतशारी के इक़दाम और सरकारी इदारों की फ़ाली के बायस हुकूमती कर्ज़ों में वाज़ेह कमी वाक़ हुई है, जो गुज़िश्ता माली साल की निस्बत इस माली साल की पहली छमाही में 1,426 बिलियन रुपये से कम होकर 601 बिलियन रुपये पर आ गई है। मुल्की मईशत का इस्तेहकाम पाकिस्तान की बका के लिए लाजिम है, जिसके लिए हुकूमत दिन रात सरगर्दा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर खुफिया ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान इंतहाई मतलूब खारजी रिंग लीडर सैयद मोहम्मद कुरैशी उस्ताद समेत 2 खुदकुश हमला आवर और 9 खवारिज जहन्नम वासिल हुए। हालाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने बाजोड़ में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। सदर ममलकत ने 9 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहते हुए फितनल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इहाता किया है। सदर ममलकत ने कहा है कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बाजोड़ में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हुए फितनतुल खवारिज को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों को सराहा है। उन्होंने कहा कि खवारिजी दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। जिस बहादुरी के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिजी दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया, कौम को इनकी पेशावराना सलाहियतों पर नाज है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पूरी कौम फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स की कसीरुल कौमी फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2024 पाक फ़ज़ाई के ऑपरेशनल एयरबेस पर जारी है। मश्क में तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र की फ़ज़ाइया समेत दीगर अहम ममालिक के दस्ते शरीक हैं। एयरफोर्स के J-10C, JF-17 थंडर और F-16 तैयारे मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मश्क का मुशाहिदा करेंगे। 2 हफ्तों पर मुहित मश्क का मकसद शरीक ममालिक के माबैन अस्करी ताउन और तस्वीराती शराकतदारी को फ़रोग़ देना है।
अक़वाम मुत्तहिदा के 79वां यौम तासीस अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम दूसरे आलमी जंग के अख्ताम पर अमल में आया। इससे कबल ही इसी किस्म की आलमी तंजीम लीग ऑफ दी नेशंस की नाकामी दुनिया देख चुकी थी। अक़वाम मुत्तहिदा को तश्कील देते हुए इसके चार्टर में इसका जो बुनियादी मकसद बयान किया गया था, आने वाली नस्ल को जंग की लानत से महफूज रखना है। मगर अक़वाम मुत्तहिदा के 24 अक्टूबर सन 1945 के क़याम से लेकर अब तक गुज़िश्ता 36 बरसों में 250 से ज़्यादा जंगें हो चुकी हैं। इसका दूसरा बड़ा मकसद इक़्तिसादी और समाजी तरक्की भी लाना था। अक़वाम मुत्तहिदा का मरकजी मिशन बैनुल अक़वामी अमन व सलामती कायम रखना है, जिसके हुसूल के लिए तनाज़ात को पैदा होने से रोकना और होने की सूरत में महदूद करने के इक़दामात लेना और किसी तनाज़े में फ़रीक़ैन को अमन कायम करने और अमन को बरकरार रखने के लिए हालात को बेहतर बनाने में मदद फराहम करने के इक़दामात लेना होता है। अफ़वाज पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के साथ अमन के हवाले से खिदमात सर अंजाम देने की एक नुमायां और तवील तारीख है। 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर वजूद में आए। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में शमूलियत इख्तियार की और 1969 में कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के ऑपरेशंस में अपना पहला दस्ता तैनात किया था। पाकिस्तान ने दुनिया भर के तकरीबन 29 ममालिक में 2,35,000 से जायद अफवाज के हमरा 48 मुश्तरका मिशंस में हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में 181 जवानों बशमूल 27 अफसरान ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ अक़वाम मुत्तहिदा का 79वां दिन मना रहा है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन की रहनुमाई में पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की मुसलसल हिमायत करता आया है। अक़वाम मुत्तहिदा के दिन के मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि गुज़िश्ता 79 सालों में अपनी नुमायां कामयाबियों के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफ वर्जियाँ काबिल तशवीश हैं। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों और गैर कानूनी तौर पर भारतीय ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में जारी इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। उन्होंने कहा कि हमें अमन को तरजीह देकर और तनाज़ात को फ़ाल तौर पर हल करने के साथ साथ दुनिया भर के अरबों लोगों की उम्मीदों और ख्वाहिशात को पूरा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में दर्ज अक़दार का अहिया करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने कहा कि इस पुरमसरत मौके पर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और कसीरुल फ़रीक़ी निज़ाम के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का इआदा करता है। पाकिस्तान सबके लिए पुरअमन खुशहाल दुनिया के हुसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक के साथ ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर का मुनसिफाना तरीके से निफाज एक बड़ा चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा के दिन के मौके पर एक्स पर जारी पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज अक़वाम मुत्तहिदा की 79वीं सालगिरह का दिन हमें अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के उसूल और मकासद के हुसूल के अज़्म के इआदा करने का मौका फराहम करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली, जोग्राफियाई सियासी तनाव में इजाफा और बैनुल अक़वामी तनाज़ात आलमी निज़ाम के बड़े चैलेंजेस की निशानदही करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की हक़ खुदरादियत की करारदादों के बावजूद जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे तनाज़ात अब भी हल पसीर हैं। जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की बानी दस्तावेज़ की दफ़ात को नज़रअंदाज किया जाएगा, बहरान मज़ीद गहरे होते जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम इस दुनिया को सबके लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर का 77वां यौम तासीस आज मिली जोशो खरोश और तजदीद अहद के साथ मनाया जा रहा है। 24 अक्टूबर 1947 को ज़ालिम डोगरा हुक्मरानों के तसल्लुत के खिलाफ कश्मीरी मुसलमानों ने मुसल्लह जद्दोजहद करके रियासत जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद करवाया था। 1947 में कश्मीरी अवाम और कबायली लश्कर ने मिलकर भारतीय अफवाज के खिलाफ खड़े होने की जुर्रत की। 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीरियों ने मुजफ्फराबाद में अपनी हुकूमत का ऐलान किया और सरदार इब्राहिम खान की क़यादत में आज़ाद हुकूमत कायम की। यौम तासीस कश्मीरी अवाम की खुद मुख्तारी की अजीम तारीख की याद दिलाता है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का क़याम मज़लूम कश्मीरियों की फतह और खुद मुख्तारी की जानिब पहला कदम था। हर साल यौम तासीस के मौके पर कश्मीर की तारीखी जंग आज़ादी की याद ताज़ा करती है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि आज हम जिस खित्ते की आज़ादी का दिन मना रहे हैं वो एक तवील सियासी और अस्करी जद्दोजहद के नतीजे में आज़ाद हुआ। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के यौम तासीस के मौके पर अपने खसूसी पैगाम में उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर की तकमील में शहीदों का लहू, इस्मत माब ख़वातीन की कुर्बानियों और हिजरतों का एक दुश्वार गुजार सफ़र शामिल है। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के क़याम के 77 साल मुकम्मल होने पर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक हो। आज हम जिस खित्ता की आज़ादी का दिन मना रहे हैं वो एक तवील सियासी और अस्करी जदोजहद के नतीजे में आज़ाद हुआ। उसकी आज़ादी में शहीदों का लहू,
عزت مآب خواتین کی قربانیاں اور ہجرتوں کا ایک دشوار گزار سفر بھی شامل ہے۔ یوم تاسیس کے موقع پر ہم سیز فائر لائن کی دوسری جانب ہندوستان کے جابرانہ و غاصبانہ تسلط کے سائے تلے زندگیاں بسر کرنے پر مجبور اپنے بھائیوں بہنوں کی بے مثال قربانیوں کو ہرگز نہیں بھلا سکتے، جن کے بغیر ہماری آزادی کی جدوجہد نامکمل ہے۔ ہندوستان نے جبر و ظلم کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے، لیکن جدوجہد آزادی دبانے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ اگست 2019 میں مودی کی سربراہی میں قائم ہندوستان کی فاشسٹ حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بدل دیا۔ مقبوضہ ریاست کو 2 یونین علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام سے ان کی شناخت چھین لی گئی۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی تمام حریت قیادت اس وقت پابند سلاسل ہے۔ ہندوستان سے غیر کشمیریوں کو لا کر کشمیر میں آباد کیا جا رہا ہے تاکہ آبادی کا تناسب بدلا جا سکے۔ میں تحریک آزادی کشمیر کے تمام شہداء کو اس موقع پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام آزادی کی منزل حاصل کر پائیں گے۔ اقوام متحدہ کے قیام کو 79 سال مکمل، لیکن کشمیر کے معاملے پر اقوام متحدہ کی مکمل خاموشی ہے۔ 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل اور اقوام متحدہ چارٹر وجود میں آئے ہیں۔ اقوام متحدہ اب تک مسئلہ کشمیر پر متعدد قراردادیں منظور کر چکی ہیں۔ اپریل 1948 کو اقوام متحدہ کی قرارداد 47 کے مطابق کشمیر کی آزادی اور حق خود ارادیت کو یقینی بنایا جائے۔ نومبر 1951 کو اقوام متحدہ کی قرارداد 96 کے مطابق کشمیر میں آزاد اور غیر جانبدار انتخابات کروانے کی قرارداد بھی منظور ہوئی۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود ہندوستان کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دے سکا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر کو 1948 میں ناجائز طور پر ضم کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 370 کی تنسیخ اقوام متحدہ کی قرارداد 47 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اب تک 2.5 لاکھ سے زائد کشمیری شہید، 7,000 سے زائد ماورائے عدالت قتل، جبکہ 1,70,000 سے زیادہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں 1.25 لاکھ املاک نظر آتش، جبکہ 12,000 خواتین کے ساتھ زیادتی کی جا چکی ہے۔ 2019 کے بعد سے اب تک مقبوضہ کشمیر میں سب سے طویل مدتی انٹرنیٹ کی بندش جاری ہے۔ ہندوستان کے غاصبانہ قبضے کے خلاف اقوام متحدہ کی ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ سامووا میں منعقدہ دولت مشترکہ کے بین الاقوامی مکالمے میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے دولت مشترکہ کی تشکیل میں نوجوانوں کی قیادت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ایسے پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم پر زور دیا جو نوجوانوں کو قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے بااختیار بنائے۔ انہوں نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے میں پاکستان کی کوششوں کا خاکہ بھی پیش کیا، جس میں کامن ویلتھ یوتھ پروگرام، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر نظر ثانی اور کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس کا آغاز شامل ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوان نہ صرف آنے والے کل کے رہنما ہیں بلکہ آج پالیسی سازی میں فعال طور پر حصہ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کلائمیٹ ایکشن اور ڈیجیٹل اختراع کے ادارے چلانے میں نوجوان رہنماؤں کے تعاون کی تعریف کرتے ہوئے زور دیا کہ وہ نوجوانوں کو مضبوط اور پائیدار مستقبل کی تعمیر کے لیے شراکت داروں کے طور پر اپنائیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے نجکاری کے عمل میں پیش رفت کے حوالے سے اجلاس کی بذریعہ ویڈیو لنک صدارت کی۔ اجلاس میں نجکاری اور ہوابازی کے وزراء اور متعلقہ وزارتوں کے سیکریٹریز نے شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار دولت مشترکہ سربراہان حکومت کے اجلاس میں شرکت کے لیے سمووا میں موجود ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری اسلام آباد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی آؤٹ سورسنگ کو نومبر میں حتمی شکل دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ واشنگٹن میں فرانس کی نیوز ایجنسی اے ایف پی کو ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ حکومت میکرو اکنامک اور معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی افراتفری کی وجہ سے ملکی معیشت سکڑ گئی تھی۔ موجودہ حکومت کے بروقت اقدامات کی وجہ افراط زر اور پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مئی اور جون میں اپنے موجودہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو $2 ارب سے زیادہ کی ادائیگیاں کی ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے وفد سے واشنگٹن میں ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان کے ساتھ بینک کی طویل شراکت داری کو سراہتے ہوئے کہا کہ حکومت مسلسل ریٹنگ ایجنسیز کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ملاقات میں دونوں جانب سے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں تجارتی، مالیاتی سہولت اور سنڈیکیٹڈ سہولت شامل ہیں۔ انہوں نے موسمیاتی مالیات میں مزید شراکت داری جیسے کاربن کریڈٹس، گرین بانڈز اور قرضوں کے تبادلے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ڈوئچے بینک کے وفد سے واشنگٹن میں ملاقات کی اور اس موقع پر وزیر خزانہ نے وفد کو ملکی معیشت کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی۔ انہوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ حال ہی میں موڈیز اور فچ نے پاکستانی ریٹنگ کو بہتر کیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے وفد کو بتایا کہ ایک پائیدار مالیاتی فریم ورک تیار کر رہے ہیں جو پاکستان کو گرین انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے قابل بنائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے موسمیاتی ایکشن کے لیے دیگر ملکوں کے وزرائے خزانہ کے ہمراہ گول میز کانفرنس میں شرکت کی۔ وزیر خزانہ نے قدرتی مالیات کو بڑھانے کے لیے آلات اور حکمت عملی تیار کرنا کے موضوع پر گروپ ڈسکشن میں بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر گفتگو کے دوران عالمی حیاتیاتی تنوع کے فریم ورک میں مالیاتی اہداف کے نفاذ کے تجربات اور طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں امریکہ کی نائب وزیر خارجہ برائے اقتصادی اور کاروباری امور ایمی ہولمین سے ملاقات کی اور اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں پاکستان امریکہ اقتصادی شراکت داری اہمیت کی حامل ہے۔ وزیر خزانہ نے زراعت، آئی ٹی، توانائی اور کانکنی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع کی نشاندہی کرتے ہوئے امریکی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے فچ ریٹنگز کے وفد سے واشنگٹن میں ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو اپ گریڈ کرنے پر ادارے کی تعریف کی۔ ملاقات کے دوران وزیر خزانہ نے پاکستان کی معیشت کی کارکردگی کے بارے میں بھی بریفنگ دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ محصولات میں اضافے، اخراجات میں کمی، توانائی کے شعبے میں ٹیرف میں کمی اور نجکاری کے تیز تر پروگرام کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ حکومت کے پاس رواں سال کے بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے مالی وسائل موجود ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور متحدہ عرب امارات کے مالیاتی امور کے وزیر مملکت محمد بن ہادی الحسینی کے درمیان واشنگٹن میں ملاقات ہوئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان کے بیرونی کھاتوں میں متحدہ عرب امارات کی مسلسل حمایت، خصوصاً اماراتی بینکوں کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے زراعت، آئی ٹی اور کانکنی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ولسن سینٹر میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی بہتر ہوتی ہوئی معاشی صورتحال پر گفتگو کی۔ انہوں نے پچھلے ایک سال کے دوران معیشت کی کارکردگی کو اجاگر کیا اور اہم اصلاحات سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب میں اضافہ، اخراجات پر قابو پانے کے لیے سبسڈی میں کمی، توانائی کے شعبے میں اصلاحات، سرکاری اداروں کے طرز حکمرانی میں بہتری کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر محمد اورنگزیب نے کہا کہ کاروباری اداروں کو مساوی مواقع فراہم کرنا اور موسمیاتی استحکام پیدا کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کی زیر صدارت زرعی زمین کو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تبدیل کرنے سے متعلق وزیر اعظم کی کمیٹی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کا مقصد زمین کے مؤثر استعمال کے لیے باہمی اتفاق رائے پیدا کرنا اور عمودی ترقی کو فروغ دینے کی حکمت عملی وضع کرنا تھا۔ اجلاس میں چاروں صوبوں کے محکموں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ جامع فریم ورک کی تیاری میں صوبوں کی تجاویز بھی شامل کی جائیں۔ ہمارا جو لینڈ ہے جو پہلے ہی بڑا سکیئرس ہے، یہ مزید ایگریکلچر کے لیے کام ہو جائے گا اور پھر فوڈ سیکیورٹی کا ایک چیلنج ہمیں درپیش ہوگا۔ ہمیں کوئی ایک فریم ورک بنانا چاہیے جس سے ہم اپنی جو زرعی زمین ہے اس کو بچا سکیں۔ اسی ایک ہمیں نیشنل فریم ورک پہ اتفاق کرنا چاہیے تاکہ اس کی روشنی میں صوبے اپنی اپنی پالیسیز بنائیں اور ان چیزوں کو انفورس کریں تاکہ ہم اپنا ویلیوبل ایگریکلچرل لینڈ جو ہے اس کو بچا سکیں۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ بچوں سے متعلق جرائم کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام نے کہا کہ حکومت پاکستان بچوں کے تحفظ کے لیے یونیسیف کے ساتھ مل کر متعدد اقدامات کر رہی ہے۔ بچوں کے تحفظ کے لیے تمام مذاہب کے پیروکار اہم کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے قومی یوتھ پالیسی پر کام کر رہے ہیں۔ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں۔ The work they are doing with UNICEF, it means a lot, not only for the organization, institution, but the children of Pakistan, the youth of Pakistan. And as regard UNICEF, as I have told before, number of initiatives that we are working, the government of Pakistan, the provinces of Pakistan, they are working in collaboration with UNICEF.
کوآرڈینیٹر صحت ڈاکٹر مختار بھرت نے کہا ہے کہ چھاتی کے کینسر سے متعلق آگاہی پھیلانے کی اشد ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں چھاتی کے سرطان سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مختار بھرت نے کہا کہ بریسٹ کینسر کی بروقت تشخیص سے علاج ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاج معالجے سے زیادہ بیماریوں سے بچاؤ ترجیح ہونی چاہیے، ہمیں اس حوالے سے مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے نمایاں اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انسداد پولیو کے حوالے سے بھی حکومت بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان پولیو کے خاتمے کے مشن میں عالمی برادری کے ساتھ کھڑا ہے، ایک ایسے مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں جہاں کوئی بچہ پولیو بیماری سے متاثر نہ ہو۔ پولیو کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ پولیو نے دنیا بھر میں لاکھوں بچوں کو متاثر کیا ہے۔ پولیو کے خاتمے کے عالمی دن پر اس کے مکمل خاتمے کے لیے متحد ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انسداد پولیو کے لیے علاقائی تعاون انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سرحد پار سے پولیو کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے پاکستان اور افغانستان کو مل کر کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان پولیو فری بننے کے لیے پرعزم ہے۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی دہشت گردی جاری ہے۔ صہیونی فوج نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے نواحی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران لیبنان کے مختلف علاقوں پر 150 سے زائد حملے کیے ہیں۔ لیبنان کی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ ان حملوں میں 28 افراد شہید اور 139 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی بمباری میں ایک افسر سمیت 3 لبنانی فوجی بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ادھر غزہ میں بھی صہیونی فوج کی بربریت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ جبالیہ کیمپ پر حملے میں ماں اور بیٹا شہید ہو گئے۔ فلسطینی حکام کے مطابق شمالی غزہ میں ظالمانہ کارروائیوں کے دوران اسرائیلی فوج نے 200 افراد حراست میں لے لیے۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں حساس دفاعی ادارے پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ ترک میڈیا رپورٹ کے مطابق علاقے میں فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ عرب میڈیا کے مطابق 2 مسلح حملہ آوروں نے دفاعی صنعتی یونٹ پر دھماکہ خیز مواد پھینکا اور فائرنگ کی۔ حملہ آوروں میں ایک خاتون بھی شامل تھی۔ پاکستان کی جانب سے انقرہ میں بزدلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے ترکیہ کے شہر انقرہ میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ترک حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ایک عالمی چیلنج ہے۔ پاکستان نے بھی دہشت گردی کے افرید کا سامنا کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کی جانب سے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ روس میں 3 روزہ برکس سربراہ اجلاس کا دوسرا دور جاری ہے، جس میں شرکت کے لیے تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہان اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس پہنچ چکے ہیں۔ برکس سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پنگ نے برکس ممالک پر زور دیا کہ وہ مالیاتی اور اقتصادی تعاون کو مزید وسیع کریں۔ چینی صدر نے لبنان، غزہ اور یوکرین جنگ کے خاتمے کی جانب پیش رفت کرنے پر زور دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے برکس سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 30 سے زائد ممالک کے اجلاس میں شرکت خوش آئند ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ برکس ممبر ممالک کے درمیان باہمی سرمایہ کاری کو آسان بنائیں گے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کازان میں برکس سربراہی اجلاس کے موقع پر صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، بین الاقوامی اور علاقائی امور، تجارت، خطے کی موجودہ صورتحال، توانائی، جدید ٹیکنالوجی اور زراعت سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں روسی صدر نے کہا کہ چین کے ساتھ ہمارا تعاون عالمی توازن کو برقرار رکھنے والے عناصر میں سے ایک ہے۔ چین اور روس نے باہمی تجارت میں ریکارڈ قائم کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے روس کے ساتھ تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا کہ چین اور روس نے جامع تصویراتی روابط اور عملی تعاون کو مزید مؤثر اور مضبوط بنایا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز سے ضلع گاندربل میں حریت رہنما اور کارکنوں سمیت 150 سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ KMS کے مطابق قابض بھارتی فوجی اہلکاروں نے گرفتار افراد کے موبائل فون، لیپ ٹاپ اور مختلف دستاویزات سمیت کئی قیمتی اشیاء بھی ضبط کی ہیں۔ گرفتار کیے گئے افراد میں سے زیادہ تر کے خلاف کالے قوانین کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ بھارتی جیلوں میں پہلے ہی 5000 سے زائد کشمیری قید ہیں۔ تازہ گرفتاریاں کشمیریوں کو مزید خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کی بھارتی پالیسی کا حصہ ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند جنرل سیکرٹری مولوی شبیر احمد عرفانی نے جیل سے ایک پیغام میں کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر پر مسلسل جاری غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 27 اکتوبر مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے، جب بھارت نے کشمیریوں کی خواہشات پامال کرتے ہوئے جموں کشمیر پر قبضہ کیا۔ ہارون رشید
मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल ने पेशावर में वकला से खिताब करते हुए कहा कि जस्टिस याहिया का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इंतखाब हमारे लिए एहसास और फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि आईनी बेंच में आईनी मुकदमात सुने जाएंगे जिससे फैसले जल्द होंगे। सूबे से, आपके शहर से और आपके वकला में से याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुए हैं और वो ये आपके लिए भी एजाज़ है। मेरा भी तलत हरीपुर से है, बेसिकली मैं सिर्फ प्रैक्टिस इस्लामाबाद में करता हूँ, तो ये हमारे सब के लिए फ़ख्र है कि एक अनबायस्ड पर्सनैलिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पहली दफ़ा रूल करेगी। इसलिए कि इससे पहले जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, आसफ सईद खोसा साहब थे तो उन्होंने क्या तारीख बनाई और फिर बंदयाल साहब ने क्या बनाई, और फिर इसी तरह जो हमारे प्रोफेशन को नुकसान पहुंचा और जुडिशरी को नुकसान पहुंचा। आज तक हम ये फेस कर रहे हैं कि जितनी तफरीक हमने जुडिशरी में देखी है और जितनी पॉलिटिक्स हमने जुडिशरी में देखी है, इस अदारे में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हालांकि उस अदारे को ना तो पॉलिटिशियंस होना चाहिए था, ना ही किसी पार्टी का साथ देना चाहिए था। अपना कंडक्ट ये हो कि जो भी केस आए उसे उसकी मेरिट पे डिसाइड करें। और हमें सबसे ज़्यादा पब्लिक लिटिगेशन में नुकसान पहुंचाया गया कि पब्लिक बाकी केसेस जो भी, अगर कोई इलेक्शन पिटीशन आती है या किसी पॉलिटिकल पार्टी की पिटीशन आती है तो 8-8 दिन और 10-10 दिन बल्कि इससे भी ज़्यादा उसी पिटीशन को सुना जाता था। सुनी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और जो बेंच बना है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें जितने भी बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो उसमें सुने जाएंगे। अब मुकदमात के फैसले जो होंगे वो जल्द होंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम सिक्योरिटी के शाना बशाना खड़े हैं। लकी मरवत में पुलिस और अवामी अमन कमेटी ने मुश्तरका ऑपरेशन में खारिजियों के अहम ठिकानों को नजर आतिश कर दिया। ज़राए के मुताबिक अवाम ने खारजी मुंतज़िर अशना और खारजी इमरान उर्फ अली के घरों को मिसमार करके जला दिया। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों का सहूलतकारी और खारजी मुंतज़िर शाह का भाई हलाक भी हुआ। ये कार्रवाई एक ऐसे वाक़े के बाद की गई जब लकी मरवत के बहादुर रिहायशियों ने बेखौफी से दहशतगर्द कमांडर फतह वज़ीर को भी जहन्नम वासिल कर दिया था। दिफाई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि लकी मरवत के बहादुर सपूतों का ये अमल दहशतगर्दों बिलखुसूस फितरतुल ख़वारिज के लिए वाज़ेह पैगाम है कि अब वो उनके डर और खौफ में नहीं आएंगे। बलोचिस्तान में ज़िला पशीन के तहसील बरशोरबा तोबा की आवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म का इजहार किया है। बरशोर तोबा की आवाम का कहना है कि हम अपने अफवाज के साथ खड़े हैं। किसी भी चौकी पर दहशतगर्दों की जानिब से हमले की सूरत में हम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ मुत्तहिद हैं। अल्लाह ने हमें ये ज़िंदगी दी है और सिर्फ वही इसे वापस ले सकता है। हमारे इलाके में कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई करने की जरूरत नहीं कर सकता। हम अपने बच्चों के दिफा के लिए जिम्मेदार हैं। कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान का यूनिवर्सिटी ऑफ लोरालाई मेडिकल कॉलेज और रेजिडेंशियल कॉलेज के तलबा तालिबात और फैकल्टी मेंबर्स से मुलाकात। कमांडर बलूचिस्तान कोर ने असातिज़ा की तालीमी काविशों को सराहते हुए तलबा को बलूचिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने की तलकीन की है। कोर कमांडर ने होनहार तलबा में इनामात और सनात तकसीम की और उनकी कारकर्दगी को सराहा। तलबा और तालिबात ने कोर कमांडर से मुलाकातों को शाइन करार दिया है। बलूचिस्तान के ज़िला सिबी में FC बलूचिस्तान नॉर्थ और मीर चाकर रिंद यूनिवर्सिटी के बाहमी इश्तराक से ग्रैंड यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में ज़िला सिबी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा तालिबात, असातिज़ा और मकामी नौजवानों ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यूथ फेस्टिवल में वॉल पेंटिंग्स, आर्ट पर, ग्रीन सिबी ड्राइव और सफाई सुथराई मुहिम के साथ मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इवेंट्स जिनमें बैडमिंटन, वॉलीबॉल, रस्साकशी, घुड़सवारी और ऊँट सवारी का भी इनेकाद किया गया। मकामी सिंगर्स ने रिवायती गीत गाए और इन तकरीबात के इनेकाद से मुकामी नौजवान खूब लुत्फानंदोज हुए। आज जो हम देख रहे हैं कि मीर जाकर खान रिंद यूनिवर्सिटी और सिद्दी स्काउट मिलकर इस पार्क को हमने एज इनिशिएटिव इस पार्क को रेनोवेट किया, इसकी तज़ीम और आराइश की। आज़्म और मेहनत की दास्तान। सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला अफजल की काबिलियत से एजाज़ी शमशीर तक का सफ़र। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी ने हमेशा मेरिट पर भर्तियां करने की रिवायत बरकरार रखी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हालिया पासिंग आउट परेड से शानदार कारकर्दगी हासिल करने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अहदुल्ला अफजल हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला अफजल एक लांस नाइक के बेटे हैं जिन्होंने एजाज़ी शमशीर हासिल करके एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। एजाज़ी शमशीर हासिल करने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला ने अपने पैगाम में कहा कि मेरे वालिद लांस नाइक मोहम्मद अफजाल ने
बचपन से ही फौजी उसूलों, नज़्म ज़ब्त और वक्त की पाबंदी का दर्स दिया। I hail from Sialkot and studied from Military Collegium. Since I have been awarded with the Sword of Honor for being the best gentleman cadet of my course, I stand here today due to the blessings of Almighty Allah, prayers of my parents, the able guidance of my instructors, and the unwavering support of my fellow comrades. Every moment spent at the academy is of value and significance to me. It has not only transformed me as a person, but has also given me the true sense of purpose in life. ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत 3 रोज़ा 5वीं टेक्सटाइल एंड लेदर नुमाइश टेक्सपो कराची में जारी है। नौरीन आसिफ की रिपोर्ट देखते हैं। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर जाम कमाल ने कहा कि टेक्सटाइल और लेदर मसनूआत पाकिस्तान की कौमी बरामदात का 60% हिस्सा हैं। टेक्सपो नुमाइश में पाकिस्तान के आला मयार की मसनूआत रखी गई हैं। पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान माहौल दोस्त और शफाफियत के आलमी मयार पर पूरा उतर रहे हैं। The textile and leather industry plays a vital role in Pakistan's economy. The strong position of textiles and leather manufacturing in Pakistan has historically been driven by availability of skilled workforce and local supply of major input materials which underpin the sector's competitive advantage. तकरीब से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में सरमायाकारी के बहुत मौके मौजूद हैं। नुमाइश के इनेकाद से टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में सरमायाकारी के मौके पैदा होंगे। The exhibition provides a unique opportunity to highlight our remarkable talent, creativity and commitment to excellence of our businessmen and craftsmen to the global audience. तकरीब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि दुनिया देख सकती है कि पाकिस्तान कितना महफूज मुल्क है जहां आज 60 से ज्यादा मुल्कों के मंदूबीन शरीक हैं। I would also like and I will also request Jam Kamal Sahab that they should come and have one of this expo or event in Peshawar also because we have got a lot of I can say opportunities there. इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए टीडैब के सीईओ जुबैर मोतीवाला ने कहा कि इस नुमाइश से $80 करोड़ से ज्यादा की सरमायाकारी मुतवक्के है। बाद में तीनों रहनुमाओं ने 5वीं बैनुल अक़वामी टेक्सटाइल एंड लेदर नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह किया और नुमाइश का दौरा करते हुए मुख्तलिफ स्टॉल्स पर सजाई गई पाकिस्तानी मसनूआत का जायजा लिया। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कालाम में 2, चित्राल में 1, बगरोट में 2, अस्तोर और हुंजा में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले शहीद बेनज़ीराबाद की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्करंड में 39, सिब्बी में 37, भावलपुर में 36, जबकि गवादर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। खबरनामे में अब खेल की दुनिया का अहवाल आप जान सकेंगे।